Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, our constitution. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, ड्राफ्टिंग कमेटी से. तो बेटा वो एक्ट जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट स्टेट बन जाते हैं या सेपरेट कंट्री बन जाते हैं, वो एक्ट होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. आई बात समझ में? क्या है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? ये वो एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशन बन जाते हैं. और इस बात को भी ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी. क्लियर है? तो शुरू हम कैसे कर रहे हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशन क्रिएट होते हैं, वो इस बात को रिकॉग्निशन देता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी. कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट करती है इंडिया में. तो ये जो लीगल सैंक्शन मिला ना, लीगल सैंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक एक्ट इस बात को मान रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है, तो ये लीगल सैंक्शन ही हुआ ना. तो ये जो लीगल सैंक्शन था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिला हुआ था, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंस के बाद भी काम करती रही. देखो बेटा 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी. फिर ऐसी सिचुएशन आई कि भाई इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा, एक इंडिया रहेगा एक पाकिस्तान रहेगा. फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आज़ादी के पहले बन गई थी, तो वो अब क्यों काम करती रहेगी? तो वो इसलिए काम करती रहेगी क्योंकि उसे लीगल सेंटिटी, लीगल एग्जिस्टेंस मिला हुआ था. किससे मिला हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से. 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इस बात को रिकॉग्नाइज करता था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही है. अब बेटा ये जो असेंबली थी ये एक सोवरेन बॉडी बन चुकी थी. सोवरेन का मतलब क्या होता है कि जब आप इतने सक्षम हैं कि आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आप अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले पाएँ, तो उसको क्या कहते हैं? सॉवरेन बॉडी. सॉवरेन बॉडी मतलब जो अपने डिसीजंस खुद लेगी. तो जो असेंबली थी वो सोवरेन बॉडी बन चुकी थी. अब इसने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए टू कैरी ऑन इट्स वर्क इसने अपॉइंट किए 8 कमिटीज़. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए 8 कमिटीज़ को अपॉइंट किया. जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो किसकी चेयरमैनशिप में थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ये सेटअप होती है अगस्त 29, 1947 को. और इसके पास काम होता है, इसको जो दायित्व दिया जाता है वो होता है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, मतलब लिखने का काम आपको चालू करना है. तो इस पैराग्राफ में वो यही बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकॉग्निशन देता था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो इस बात को भी मानता था कि भाई इंडिया अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक इंडिया है दूसरा पाकिस्तान है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया में काम कर रही है वो इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी. फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है. अकेले ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनती है बेटा, ऐसी 8 कमेटीज़ बनती है, उसमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटीज़ भी होती है. और ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ कमेटीज़ नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और वो भी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. और एक बन जाती है अगस्त 29, 1947 को. और इसको क्या टास्क दिया जाता है, क्या दायित्व इनके ऊपर होता है? भाई आपको भारत के संविधान को लिखना है. नाउ डॉक्टर अम्बेडकर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर अम्बेडकर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जो B.R. अम्बेडकर थे उन्हें पॉपुलरली हम बाबा साहेब भी कहते हैं. B.R. अम्बेडकर पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब. इन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम हम सब मानते हैं कि किसने किया? B.R. अम्बेडकर ने किया. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने, ड्राफ्टिंग का काम किसने किया? B.R. अम्बेडकर ने किया. इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब बेटा थोड़ी सी तारीफ हम करेंगे किसकी? B.R. अम्बेडकर की, क्योंकि इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, बहुत एजुकेशन इन्होंने लिया था, बहुत सारी PhD इनके पास थी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ के आए थे. तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन थे ये इंडिया के. चलो, ही वॉज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. ज्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन लॉ, जिनको कानून का अच्छा खासा ज्ञान हो. तो ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, कानून इन्हें बहुत अच्छे से आता था. इकोनॉमिस्ट थे. इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री थे. अर्थशास्त्री समझ गए ना?
इकोनॉमिस्ट मतलब इंडिया में किस तरीके से काम होगा, हम कैपिटलिस्ट कंट्री बनेंगे, हम सोशलिस्ट कंट्री बनेंगे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी रहेंगे, 5 ईयर प्लानिंग के थ्रू काम करेंगे, है ना, हमारा बजट कैसे बनेगा, वो इकोनॉमिस्ट है ना। तो वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन, राजनेता थे और सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक भी थे। समाज को सुधारने का काम भी इन्होंने किया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। पॉलिटिशियन थे, अच्छे खासे राजनेता थे। आप लोग पूना पैक्ट को पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स पे भी अच्छी खासी पकड़ थी इनकी। इकोनॉमिस्ट भी थे और ज्यूरिस्ट भी थे। ज्यूरिस्ट बोले तो अ पर्सन हु नोज लॉ वेल। अब बेटा वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रिपेयर किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है, प्रोटेक्शन देता है इंडिया के सिटीजन्स को कि भाई आपको बहुत सारी सिविल लिबर्टीज़ दी जाएंगी। आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपके पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, बहुत सारी सिविल लिबर्टीज़ रहेंगी। इसकी गारंटी देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको किसने लिखा है? बी आर अम्बेडकर ने। तो बेटा फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय बाबा साहेब। बाबा साहेब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट प्रिपेयर किया है वो हमें प्रोवाइड करता है, देता है। क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है और प्रोटेक्शन देता है ना। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड प्रोटेक्शन किसकी गारंटी देता है? wide range of civil liberties. Being a citizen of India, you will enjoy wide range of civil liberties. बहुत सारी सिविल लिबर्टीज़ आपको मिलेंगी क्योंकि आप इंडिया के नागरिक हो। तो बेटे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, सिविल लिबर्टीज़ की, जो हर एक इंडियन सिटीजन एंजॉय करता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपेगेट एनी रिलीजन, है ना। आपको रिलीजन फॉलो करना है, नहीं करना है आपकी इच्छा। आपको बोलने का अधिकार दिया हुआ है। आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ना। चल तो होप की समझ में आया होगा कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको प्रिपेयर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है वो प्रोटेक्शन देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ देता है कि भाई भारत में रहने वाले नागरिकों को सिविल लिबर्टीज़ दी जाएंगी, वो भी वाइड रेंज की। बोलने का अधिकार भी दिया गया है ना। आपको आपके राइट का कोई हनन करे तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, ये राइट भी आपको दिया गया है। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, ये भी आपको राइट दिया गया है। आप आपके धर्म को माने ना माने, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये राइट भी आपको दिया गया है। दिस इंक्लूडेड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म माने या ना माने। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बेटा आज हमारी कंट्री से हमने छुआछूत को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है और आज भी कहीं छुआछूत हो रही है, अनटचेबिलिटी हो रही है, आप इसकी कंप्लेंट करें। आज अनटचेबिलिटी करना एक पनिशेबल क्राइम बन गया है, पता है। सोशल राइट्स हमने औरतों को दिए हुए हैं। रिजर्वेशन के सिस्टम को हमने अपनाया है कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट बहुत बाद में मिला, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिला अंडर ओल्ड वर्ल्ड सिस्टम। तो ये पीछे रह गए, तो इन्हें आगे लाने के लिए हमने इन्हें रिजर्वेशन दिया है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। इवन अब तो हमने ओबीसी को दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया है। तो बेटा इंडिया को एक इस तरीके का शेप दिया जाए जिसमें इंडिया पूरी तरीके से दिखाई पड़े कि ये सोवरेन भी है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। हाईएस्ट पोस्ट इलेक्टेड होगी, जितने भी लीडर्स होंगे उन्हें जनरल पब्लिक इलेक्ट करेगी। सोवरेन, हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे, हमारे बिहाफ पे रशिया या यूएसए या यूएन हमारे डिसीजंस नहीं लेगा। तो इंडिया को एक ऐसा शेप देने के लिए जहां इंडिया दिखाई पड़े हमें पूरी तरीके से सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जहां पर हर इंडिविजुअल को उसके हिस्से की लिबर्टी और डिग्निटी इंश्योर की जाए। लिबर्टी मतलब होता है छूट और डिग्निटी मतलब उसे उसके जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो दिया जाए, और स्पेशली किसको? शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। अलॉन्ग विथ नेशनल इंटेग्रिटी, और हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी भी बनी रहे, कोई देश को तोड़ने की बात ना करे। इसके लिए क्या हुआ बेटा, बाबा साहेब ने प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। बाबा साहब को लगने लगा कि अगर मुझे हर व्यक्ति को उसकी लिबर्टी देनी है ना, उसे प्रोटेक्शन देना है,
हर रिलीजन को फ्लरिश करने का राइट देना है, रिजर्वेशन भी देना है, शेड्यूल ट्राइब को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना है, तो मुझे कुछ सिद्धांतों को, कुछ प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वर्केबल बनाने के लिए मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल रहे, सतत आने वाले 50 साल, 100 साल, 200 साल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहे, इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया और इतना स्ट्रॉन्ग भी बनाया कि ये कंट्री को साथ में लेकर चल पाए, शांति के टाइम में भी और वॉर के टाइम में भी। अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अभी जैसे इजराइल, यूएसए और ईरान लड़ रहे हैं, तो भाई ये बात अलग है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, पर क्या हमारी इंटेग्रिटी ख़त्म हो रही है? नहीं, हम तो साथ में हैं और साथ में रहेंगे। तो मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल कि भाई भारत का संविधान काम करता रहे, इसीलिए इन्होंने इसे इतना फ्लेक्सिबल और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। फ्लेक्सिबल भाई जहाँ चेंज चाहिए हो वहाँ चेंज कर पाए, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाया है कि ये पूरी कंट्री को साथ में लेके चलेगा, भले वो शांति का टाइम हो या वॉर का टाइम। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल, भारत का संविधान काम करता रहा है, इसलिए इसे थोड़ा हमें फ्लेक्सिबल भी रखना था और स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज़्यादा बनाना था, जिससे पूरी कंट्री साथ रहे। इन्होंने स्पेशल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए हैं माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, कुछ क्लासेस को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थी। तो माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ बोले तो माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, ये सब हमारी कंट्री के क्या है? माइनॉरिटीज़। तो इन माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड प्रोवाइड किया है, स्पेशल सेफगार्ड प्रोवाइड किया है। कुछ ऐसी क्लासेस थी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड थी, उन्हें भी सेफगार्ड प्रोवाइड किया है, सो दैट दे कैन बिकेम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया है, जिससे जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उन्हें हर इंडिविजुअल्स को इंश्योर किया जाए। ऐसा ना हो कि मैं अपने राइट्स इंजॉय करने के चक्कर में किसी दूसरे के राइट्स को वायलेट करूं। मुझे भाई फटाके मतलब क्रैकर्स की फैक्ट्री चलानी है और मुझे वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखना है, तो मैं बच्चों को काम दे देती हूँ कि आओ बच्चों काम करो, उनकी भी कमाई हो जाएगी और वैसे भी तो उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था और मैं भी एक्सप्लॉइट कर पाऊँगी उनको। तो ये गलत है ना? ये पनिशेबल क्राइम है। यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ काम करेगा। अगर वो बच्चे जाके बोल दें कि भाई हम 14 साल से छोटे हैं और हमसे काम कराया जा रहा है ना, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होगी, अगर कहीं से पता चल जाए तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो कि भाई मुझे राइट टू लाइफ आपने दिया है, डिग्निटी मेरी बनी रहनी चाहिए। और ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, छोटे छोटे बच्चों को क्रैकर फैक्ट्री में काम करा रहे हैं। तो आप कोर्ट जाओ और कोर्ट मुझे पनिश करेगा, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे होंगे उन्हें पनिश करेगा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एक ऐसा राइट है जो बाकी राइट को इंटैक्ट रखता है, ठीक है। आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रोटेक्टर की तरह, उनके गार्जियन की तरह काम करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसलिए इसे कहते हैं सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को आप इन्फ्रिंज नहीं करेंगे। आप और मैं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। मैं बताऊँ कैसे? एक बार बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ओल्गा टेलिस वाला केस है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप पढ़ना। रोड को क्लीन कराने के लिए यहाँ से जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग होते हैं, वो जो छोटे छोटे आइटम्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ दूसरी चीज़ें यहाँ पर पेन वगैरह यहाँ पर सेल आउट करने लग गए थे। तो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सोचा कि इनको यहाँ से हटा देते हैं, भाई रोड क्लीन करना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है। ये कोर्ट में जब केस गया तो जज ने कहा कि पहले आप इन्हें राइट टू लाइवलीहुड दो, राइट टू लाइवलीहुड है इनके पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तभी तो राइट टू लाइफ है। भाई जीवन कब तक रहेगा इंसान के पास? जब तक उसके पास खाने पीने को कब आएगा? जब वो कमाएगा। आप इनकी कमाई का जरिया ही छीन लोगे तो ये क्या जिंदा रह पाएंगे? मतलब आप राइट टू लाइफ का वायलेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बढ़िया फटकार लगी। उनसे कहा गया कि आप इन्हें या तो पक्की दुकानें बना के दो, इनको कहीं एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करो जहाँ पर बेच के ये अपने आइटम्स को सेल आउट कर पाए, और जब तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे इन्हें यहाँ दुकानें लगाने दो, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें देता है राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ विदाउट राइट टू लाइवलीहुड नहीं काम कर सकता। तो समझ रहे हो, इंडिविजुअल ही नहीं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई लोकल लेवल गवर्नमेंट भी हमारे राइट्स को, इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमें क्या मिला हुआ है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हम कोर्ट जा सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट बेटा, सिंगल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री में हमें सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, जो होती है इंडिया की सिटीजनशिप। आप यूपी में रह रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, आपको जो सिटीजनशिप मिलेगी वो इंडिया की मिलेगी। हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है। आप किसी भी स्टेट में रहें, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहेंगे, आप इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। साथ ही साथ हमारे इंडिया में सिंगल जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और फंडामेंटल लॉज में यूनिफॉर्मिटी है। जितने भी लॉज होंगे वो सब पे लागू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रिच हैं तो आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, आप अगर पुअर हैं तो आपको ही सारे लॉज फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशरी या यूनिफॉर्मिटी जो फंडामेंटल लॉज में हम लेके आए हैं, वो क्यों लेके आए हैं? सो दैट वी कैन इंटीग्रेट इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज को आपस में जोड़े रखने के लिए ही हमने फंडामेंटल लॉज को एक जैसा बनाया है। सबके लिए एक जैसे हैं वो, भले आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, रिच हो, पुअर हो, सबको एक जैसे लॉज की फॉलो करना है। जुडिशरी सिंगल रहेगी, इंटीग्रेटेड रहेगी और सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। यूएसए की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में नहीं होती है। देयरफॉर ही प्रपोज्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और इसीलिए जो B.R. अम्बेडकर थे कि हमारी इंडियन सोसाइटी इंटीग्रेटेड रहे, जुड़ी रहे, यूनाइटेड रहे, इसीलिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की। देखो, जब हम यूएसए की बात करते हैं, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकते हो आप, दोनों को जो पावर है वो इक्वल मिली हुई है। जितना पावरफुल सेंटर है उतना ही पावरफुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। पर हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, किसके कंपैरिजन में? स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो भीमराव अंबेडकर का ऐसा विचार था कि अगर हमें हमारी कंट्री को इंटैक्ट रखना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बना के रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन लेके आना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाए रखना है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स अलग थी बेटा। हमारी प्रॉब्लम्स क्यों अलग थी? जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा था प्रिंसली स्टेट्स को कि भाई आप देख लो, आप चाहो तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, चाहो तो इंडिया का बन जाओ। कश्मीर जैसे स्टेट कहते थे कि हम ना तो इंडिया का पार्ट बनेंगे ना पाकिस्तान का, हम खुद ही इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे। गोवा का केस बिल्कुल अलग था, पौंडीचेरी का केस बिल्कुल अलग था, फिर सिक्किम बिल्कुल अलग था। तो इन सबको आपस में बांधे रखने के लिए साउथ नॉर्थ की लैंग्वेज को लेकर के कहानी अलग थी। तो इन सबको आपस में बांधे रखने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर की बहुत रिक्वायरमेंट थी, नहीं तो कभी भी हमारा इंडिया डिसइंटीग्रेट हो सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल है, तो डिसइंटीग्रेशन के चांसेस कम होते हैं। अगर किसी बच्चे को सिंगल जुडिशरी में डाउट है तो फिर से ध्यान से सुनो। हमारे इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट्स हैं और फिर लोअर कोर्ट्स हैं। अगर आप लोअर कोर्ट्स के वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा, उसको आप कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बेटा, हमारे इंडिया में जो जुडिशरी का सिस्टम है उसे आप कह सकते हो कि ये यूनिफाइड है, हायरार्कल है। ठीक है, कैसा सिस्टम है? यूनिफाइड है, हायरार्कल सिस्टम है। यूनिफाइड आप सब समझ गए होंगे। हायरार्कल मतलब टॉप टू बॉटम। हमने कोर्ट सिस्टम बना रखा है, भाई सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, लोअर कोर्ट्स बॉटम में है। चलो अब हम फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो बेटा भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हम कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड करें कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। बेटा फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जिन्हें हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को पहुँच देंगे ही। इंडिया के सिटीजन अगर आप हो तो आप कुछ फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करोगे ही करोगे। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ ऐसा नहीं है। हर गवर्नमेंट ट्राई करेगी, बिल्कुल हार्ड ट्राई करेगी कि मैं जो बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी गई हैं वो अपने लोगों को दूं। पर बेटा अगर वो सरकार नहीं दे पाती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करेगा तो आप कोर्ट पहुंच सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए ऐसा नहीं है। फिर भी फ्यूचर में हमारी सरकार जब बिल्कुल सक्षम हो जाएगी, कैपेबल हो जाएगी, तो उसे क्या क्या चीज़ें लोगों को देनी है
वो किस में लिखी गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी गई हैं, ठीक है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इनकॉर्पोरेट किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी, जिससे हम इंश्योर करा पाएँ, क्या इंश्योर करा पाएँ बेटा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम इंश्योर कराएं, भाई भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, उससे सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिलेगी, उसका कल्याण होगा, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लेके आएगी सरकार, तो लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण की बात हमारे भारत में की गई है। फिर इस बात को भी इंश्योर कराना था कि इंडिया में सबके पास सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, तो इसीलिए किसको बेंचमार्क बनाया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, तो बेटा डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट वोटिंग कि भाई आपको पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, आप गए, आपने वोट डाल दिया और ख़त्म हो गई बात। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो वेल्थ होगी उसे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि सबका माइंडसेट सबका अलग, सबका भाग्य अलग अलग होता है, सबका नॉलेज है ना अलग होता है, तो हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइवलीहुड को सेलेक्ट करके उसमें एक्सेलरेट करता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचता है। भाई एक व्यक्ति अंबानी बन जाता है तो दूसरा कुछ भी नहीं बन पाता, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी तो किसी कंट्री में आ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी सरकार चाहती है कि भाई चलो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ वेलफेयर स्कीम्स दे देंगे, आपके लिए फ्री में स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था कर देंगे, और इसके लिए जो पैसा है वो हम किससे लेंगे, रिच लोगों से। किस फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में। तो कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसीलिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ जन कल्याण के काम भी हों, वेलफेयर हो लोगों का, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अब रीडिंग्स की बात करेंगे तो बेटा जो ड्राफ्ट B.R. अम्बेडकर ने बनाया उस पर डिस्कशन से स्टार्ट हुए, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्लॉज बाय क्लॉज हर चीज़ को डिस्कस किया गया। कब से, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से हमने क्लॉज बाय क्लॉज जो भी ड्राफ्ट में लिखा था उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो ड्राफ्ट था उसकी सेकेंड रीडिंग हुई, जो कंप्लीट हुई अक्टूबर 17, 1949। ड्राफ्ट की रीडिंग हुई। पहली रीडिंग जो थी वो कब से स्टार्ट हुई ड्राफ्ट के ऊपर, नवंबर 4, 1948 से। उसके बाद फिर ड्राफ्ट के ऊपर सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई जो कंप्लीट हो गई अक्टूबर 17, 1949। फिर से ध्यान से सुनो, जो ड्राफ्ट B.R. अम्बेडकर ने लिखा था उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया गया क्लॉज बाय क्लॉज। कब से, नवंबर 4, 1948 से। इसके बाद सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई और वो भी कंप्लीट हो गई अक्टूबर 17, 1949 को। इसके बाद थर्ड और फाइनल रीडिंग हुई जिसको कंप्लीट किया गया नवंबर 26, 1949 को। कितनी रीडिंग्स हुई बेटा, 3। पहली कब से स्टार्ट हुई थी, 4 नवंबर 1948। दूसरी कब ख़त्म हो गई, 17 अक्टूबर 1949। और तीसरी कब ख़त्म हुई, नवंबर 26, 1949। और बेटा तीसरी ख़त्म हो गई थी 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को तीसरी और फाइनल जो रीडिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम टाइम टेकन पढ़ेंगे बेटा, तो लगभग हमें 3 साल लग गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 3 साल लग गए फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने में। कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था। एक ऐसी कंट्री के लिए नहीं लिखा जा रहा था जहाँ एक ही धर्म है, एक ऐसी कंट्री के लिए नहीं लिखा जा रहा था जो बहुत छोटी है, जहाँ जोग्राफिकल डिफरेंसेस नहीं हैं। तो भाई इन सब चीज़ों को अकोमोडेट करते हुए, इतने रिलीजन, इतनी लैंग्वेजेस को अकोमोडेट करते हुए, इतनी वेरिएड जोग्राफी को अकोमोडेट करने के लिए, ट्राइबल्स ग्रुप्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जो बहुत बल्कि था, तो टाइम तो लगता। तो हमने कितने साल लिए बेटा, 3 साल लिए, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया। एट द टाइम ऑफ इट्स साइनिंग, जब ये साइन हो रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन के तैयार हो गया, पास हुआ ना, तो उसमें कितने शेड्यूल्स थे बेटा, याद रखना, 8 शेड्यूल्स थे। और कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स में थे। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन हो गए है ना,
ओनली द क्लॉजेज रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, सिर्फ वो क्लॉजेज जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे और कुछ थोड़े दूसरे क्लासेस, वो तो इमीडिएटली फोर्स में आ गए बेटा। जैसे ही साइन खत्म हुए कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो क्लॉजेज जो सिटीजनशिप से जुड़े हुए थे और दूसरे भी थोड़े से क्लॉजेज, वो फोर्स में इमीडिएटली आ जाते हैं, जिससे वो व्यक्ति जो पार्टीशन का शान था उसको अपने आप को रजिस्टर करना था एज अ इंडियन सिटीजन, तो वो इजीली कर पाए। क्लियर है? तो जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, उसके बाद वो क्लॉजेस जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे और कुछ दूसरे अदर क्लॉजेस, वो इमिडिएटली फोर्स में आ गए। और ये इमिडिएटली फोर्स में क्यों आ गए बेटा? क्योंकि हमें उन लोगों को समर्थ बनाना था, उन लोगों को रजिस्टर कराना था जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से कहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे और इंडियन सिटीजनशिप के लिए ट्राई कर रहे थे। ठीक है, पार्टीशन भी एक बहुत ही कटु सत्य है जिसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ थे, तो 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ वेट थोड़ी करते रहे थे कि भाई आप जब चालू करोगे, तो इसलिए हमने इमीडिएटली बोल दिया कि भाई आपको अगर इंडियन सिटीजनशिप के अप्लाई करना है तो कर दो, हम इसको अभी से लागू करते हैं, फोर्स में ले आते हैं। डेट ऑफ एडॉप्शन, अच्छा मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, ये 2 महीने का पूरा पूरा डिफरेंस आ रहा है। जब इसकी फाइनल रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, बन के पूरा तैयार था, वो 26 नवंबर था, और जब से ये पूरा के पूरा लागू हुआ वो डेट थी 26 जनवरी। तो भाई इन 2 महीने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमने कुछ चीज़ों को इमीडिएटली फॉलो करवा दिया था, इन्फोर्स में ले आए थे। अब हम डेट ऑफ एडॉप्शन पढ़ेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट किया गया, पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को। पर एनफोर्समेंट की डेट क्या थी? द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा कि वो जितने भी क्लॉजेस थे जो रिलेट करते थे सिटीजनशिप से और कुछ और जो दूसरे लॉज थे, उन्हें इमीडिएटली हम फोर्स में ले आए थे, क्योंकि हमें अकोमोडेट करना था रेफ्यूजीज़ को जो पाकिस्तान से आ रहे थे। बाकी द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, होल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वो फोर्स में कब आता है बेटा? 26 जनवरी 1950 को। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। देखो, डेट ऑफ एडॉप्शन थी 26 नवंबर 1949, पर दो कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉज थे उनको हमने तभी हाँ बोल दिया था। डेट ऑफ एनफोर्समेंट एक्चुअल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की कब थी? 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया बच्चों? फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950।